तारीख 12 जून दिन रविवार। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आपके साथ मैं हूँ मानसी दास। We see Beijing continue to harden its position along the border that it shares with India. You know, Indo-Pacific countries shouldn't face. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता, लेकिन चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत में अमेरिका की दिलचस्पी के क्या है मायने? सबसे बड़ा देश जो भविष्य में यहाँ की तालमेल को बिल्कुल अमेरिका की तरफ पलट सकता है, उसके नेतृत्व को बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है, वो भारत है। दुनिया जहान में सुनवाएंगे कि आखिर चीन में हॉलीवुड फिल्में रिलीज क्यों नहीं हो पाती। Definitely, there are not clear answers, and one thing that I think is important. मुझे लगता है कि एक बात समझना जरूरी है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हॉलीवुड स्टूडियो सोचें कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए चीन के बाजार पर निर्भर रहना भरोसेमंद कारोबारी फैसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल। बीबीसी समाचार। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड संबंधित समस्याओं के कारण आज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि सोनिया गांधी की सेहत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई हिंसा के अभियुक्त जावेद अहमद के घर पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया है। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने वेलफेयर पार्टी के नेता जावेद अहमद को रविवार सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इधर रांची में विरोध प्रदर्शनों के 2 दिन बाद अब जनजीवन सामान्य हो रहा है और इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। विरोध प्रदर्शन में हिंसा को लेकर अब तक 25 एफआईआर भी दर्ज की गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे या जो कुछ बोलेंगे वो साक्ष्य आधारित होगा। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, वो कहीं के भी हो, किसी स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,582 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,513 तक हो गया है। ईरान और वेनेजुएला ने कच्चे तेल, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर 20 साल का समझौता किया है। इस मौके पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि साम्राज्यवाद और नस्लवाद से लड़ने के दोनों देशों की साझा हित हैं। माना जा रहा है कि उनका ये बयान अमेरिका की तरफ इशारा है, क्योंकि दोनों ही मुल्क अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस की लगातार गोलाबारी हो रही है, जिससे वहां एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। इस प्लांट में कम से कम 800 लोग फंसे हुए हैं। यह शहर रूस के लिए अहम है, क्योंकि इसके जरिए वो पूरे लुहांस्क प्रांत पर कब्जा करना रूस के लिए आसान हो जाएगा। बीबीसी समाचार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। अभी तक आपको सुनाया आज पूरे दिन की क्या बड़ी खबरें रहीं। आगे बढ़ते हैं। ताइवान चीन के लिए संवेदनशील मुद्दा है। वो इसे अपना हिस्सा मानता है, जिसे वो आज नहीं तो कल अपने में शामिल कर लेगा। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानता। 1982 में हुए थर्ड अमेरिका चीन जॉइंट कम्युनिके के अनुसार ताइवान पर चीन की प्रभुसत्ता को अमेरिका मान्यता नहीं देता। वो ताइवान को अपने में शामिल करने की चीन की कोशिशों का विरोध करता रहा है। मैंने बात की बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से और उनसे यही समझने की कोशिश की कि इस बार ताइवान पर एक बार फिर से चर्चा क्यों और कहां से शुरू हुई। जी मानसी, हाल ही में सिंगापुर में एक बड़ा सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री समेत कई देशों के रक्षा मंत्रियों ने शिरकत की। इसमें भारत का भी जिक्र हुआ, लेकिन चर्चा का विषय बना रहा ताइवान, जिसे लेकर चीन के रक्षा मंत्री वी फेंगहे ने कहा कि ताइवान के मामले में चीन विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने इस सम्मेलन में कहा क्या। 祖国统一是绝对要实现的。 पहली बात तो ये कि चीन हर हाल में पुनर्एकीकरण के अपने उद्देश्य को हासिल करके रहेगा। इसका नाता चीन के इतिहास से है और इसे कोई ताकत
रोक नहीं सकेगी। वी फेंगे ने इस दौरान अमेरिका और चीन के रिश्तों पर भी कुछ कहा है। दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं कुछ वक्त से। मानसी, उन्होंने कहा कि दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के साथ रिश्तों का जिक्र करते हुए वी फेंगे ने कहा, 中方认为中美关系稳定发展 अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होना दोनों देशों और पूरी दुनिया के हित में है, क्योंकि दोनों ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तनाव ना तो दोनों के हित में है और ना ही दुनिया के। चीनी रक्षा मंत्री के इस बयान से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सिंगापुर में सम्मेलन में कहा, So let me be clear. We remain firmly committed to our long-standing One China policy. अमेरिका वन चाइना नीति का सम्मान करता है, जो ताइवान रिलेशंस एक्ट और ताइवान और अमेरिका के बीच हुए समझ के आधार पर है। हम ना तो इस यथास्थिति में किसी तरह के बदलाव को बर्दाश्त करेंगे और ना ही ताइवान की आज़ादी का समर्थन करते हैं। वन चाइना नीति के बारे में श्रोताओं को बता दें कि इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इस नीति के तहत ये माना गया था कि जो देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध रखना चाहते हैं उन्हें चीन की सरकार को मान्यता देनी होगी, ना कि ताइवान की सरकार को। जी मानसी, और इसी सम्मेलन में लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पूर्व की तरफ साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पश्चिम की तरफ भारत से सटी अपनी सीमाओं को भी मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। We see Beijing continue to harden its position along the border that it shares with India. इससे पहले बुधवार को अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन दिल्ली में थे। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं जो सतर्क करने वाले हैं। जी मानसी, चीन ने इसे लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि दोनों देशों के बीच का मामला है, यानी ये भारत और चीन के बीच का मामला है और अमेरिका इसमें ना बोले तो बेहतर है। चीन के आक्रामक रुख को लेकर अमेरिका ने पहली बार नाराजगी नहीं जताई है, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। दोनों के बीच व्यापार युद्ध और साउथ चाइना सी में चीन के पैर फैलाने की कोशिश को लेकर बयानबाजी कई महीनों से जारी है। अमेरिका एक तरफ पैसिफिक के देशों का साथ देने तो दूसरी तरफ भारत का साथ देने की बात करता है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की भारत चीन मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से, और ये समझने की कोशिश की कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव में भारत की स्थिति क्या है और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी किस बात की तरफ इशारा है। सबसे पहले तो ये कि 20वीं शताब्दी में आप देखें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ताकत से अमेरिका ने पूरे विश्व पर अपना नेतृत्व बनाया, और उसी तरह वो चाहता है कि ध्यान अब हिंद प्रशांत सागर की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर का स्रोत अब हिंद प्रशांत सागर है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का करीब 30% वृद्धि दर चीन करता है और 60 से 65% वृद्धि दर दुनिया का आज हिंद प्रशांत सागर के देश करते हैं मिलकर। ठीक इसीलिए पूरी दुनिया का ध्यान और अमेरिका का ध्यान खास हिंद प्रशांत सागर के जितने भी राष्ट्र हैं उनसे जुड़ने की एक कोशिश है। इस क्षेत्र के सबसे ताकतवर आर्थिक व्यवस्था जो चीन है उससे उसकी सीधी व्यापार और तकनीक को टक्कर है। बार बार वहाँ औपचारिक तौर पर जारी किए गए दस्तावेज अमेरिका के कहते हैं कि सबसे बड़ा मुकाबला उनका चीन से है। चीन कम से कम हिंद प्रशांत सागर में नेतृत्व है, वो अमेरिका से हथियार लेना चाहता है। तो सबसे बड़ा देश जो भविष्य में यहाँ की तालमेल को बिल्कुल अमेरिका की तरफ पलट सकता है, उसके नेतृत्व को बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है, वो भारत है। तो इसीलिए लगातार कोशिश बनी रहती है अमेरिका से कि भारत से किस तरह से तालमेल अपना बढ़ाया जाए। और वो चुनौती इसलिए बन जाता है कि भारत एक ऑस्ट्रेलिया या जापान की तरह अलायंस पार्टनर नहीं है और पिछलग्गू बनने वाला देश नहीं है, और भारत चाहता है कि वो हमारी बात माने और सुने, तभी हिस्सेदारी हो सकती है और बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अमेरिका चीन के बीच ये कहा जाए कि दोनों के बीच में एक महत्वाकांक्षाओं का एक कंपटीशन सा हो रहा है, उसमें भारत की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो उसमें प्ले करती हैं। पिछले कुछ सालों से जो भारत की विदेश नीति में एक रुख बदला है यहाँ, उसको आप महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, पर उसको आप ये भी कह सकते हैं कि भारत अपने मूल हितों को आगे बढ़ाना चाहता है और उसको लगता है कि आज वो आगे से आगे सक्षम होता जा रहा है, खासकर उसका बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख है भारत की, बढ़ता हुआ तालमेल है जो सभी बड़े देशों के साथ, और ये बात लगातार चीन के संबंधों में नजर आती है, जहां अमेरिका चाहता है कि भारत
अमेरिका के साथ जुड़ जाए और उसका जो पूरा एक तरह से अभियान है चीन के विरोध में उसमें जुड़ जाए। पर भारत समझता है कि भारत को अपनी चुनौतियां खुद ही लड़नी होंगी और बार बार भारत ने कह दिया कि चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं उसको सुलझाने में भारत खुद सक्षम है। इसीलिए चीन को अलग थलग करने की जो नीति अमेरिका की है उससे भारत नहीं जुड़ना चाहता। अब भारत भी एक तरह से असर्टिव टोन में अपनी बात करता है कि यदि बात होगी तो वो बराबरी की बात होगी। भारत पिछलगू देश नहीं बन पाएगा कभी भी अमेरिका का। अब कुछ श्रोताओं की टिप्पणी शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। गौरव शाह कहते हैं कि अमेरिका सभी देशों को लड़वाना चाहता है क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है और हथियार बेचने में उसको ज़्यादा फायदा है। राकेश दुबे नेपाल से कार्यक्रम सुन रहे हैं और सभी को नमस्कार भेजते हैं। परमवीर रावत कहते हैं कि चीन की नीति गलत है और ख़तरनाक है। आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे सुनेंगे खेल की खबरें भी, लेकिन अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। चीन हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन हॉलीवुड की हर फिल्म चीन में रिलीज नहीं हो पाती। बीते साल पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली स्पाइडरमैन की फिल्म को चीन में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। वजह क्या है और इसे लेकर अमेरिकी फिल्मों के निर्माता और स्टूडियो क्या जतन कर रहे हैं? दुनिया जहान में पड़ताल सुना रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए सिने प्रेमियों में गजब की दीवानगी दिखी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे लहरा दिए और $2 अरब यानी कि करीब 1,55 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। फिल्म को देखने दर्शक थिएटरों में उमड़ पड़े और कोरोना महामारी के साए तले दब से गए फिल्म उद्योग को एक नई उम्मीद मिली। लेकिन चीन के दर्शक ये फिल्म नहीं देख सके। वहां इस पर पाबंदी लगा दी गई। चीन ऐसी किसी भी सामग्री को अरसे से बैन करता रहा है जो उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती देती हो। लेकिन स्पाइडरमैन की इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे चीनी मूल्यों को कोई ठेस पहुंचती। इस फिल्म में चीन को दिखाया तक नहीं गया। लेकिन इसके बाद सवाल उठा कि आखिरकार चीन सरकार और हॉलीवुड के बीच चल क्या रहा है? क्या चीन के एजेंडे में नकारात्मक प्रचार पर रोक से आगे भी कुछ है? तो इस सप्ताह दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि चीन ने स्पाइडरमैन पर पाबंदी क्यों लगाई। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, चीन और हॉलीवुड। साल 1949 के पहले चीन की फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी थी। इसका दायरा चीन में बनी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की कुछ फिल्मों तक सीमित था। लेकिन चेयरमैन माओ त्से तुंग के उदय और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के साथ सब कुछ बदल गया। साल 1951 से हॉलीवुड और हांगकांग में बनी फिल्मों के चीन में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। चीन में तब सिनेमा दिखाने वाली गाड़ियां पूरे देश में घूमा करती थीं। इनके जरिए किसानों और मजदूरों की कहानियां दिखाई जाती, जिनमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपने समर्पण की बात कर रहे होते। चीन में 3 दशक तक ऐसी ही फिल्में छाई रहीं। हमारी पहली एक्सपर्ट वेंडी सू लेखिका हैं। उन्होंने चाइनाज इनकाउंटर विद ग्लोबल हॉलीवुड नाम की किताब लिखी है। Only one American film was screened in China. चीन में इन 30 साल के दौरान सिर्फ एक अमेरिकी फिल्म दिखाई गई। शायद ही किसी ने इस फिल्म के बारे में सुना हो। This film actually is Salt of the Earth. ये फिल्म है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ की कहानी न्यू मैक्सिको के खदान श्रमिकों के जीवन पर आधारित है। कम्युनिस्ट पार्टी से कथित रिश्तों को लेकर हॉलीवुड ने इसके निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। चीन के दर्शकों तक इस फिल्म के पहुंचने की ये एक महत्वपूर्ण वजह थी। साल 1976 में माओ की मौत के बाद
much bigger. उन दिनों हॉलीवुड के लिए चीन का फिल्म बाजार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चीन ने शुरुआत में ही अपनी धमक दिखा दी थी। उन्होंने हॉलीवुड के तमाम स्टूडियोज को बता दिया था कि अगर आप ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसे आप चीन में नहीं दिखाना चाहते, तो वो सिर्फ उसी फिल्म पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी सभी फिल्मों पर रोक लगा देंगे। चीन ने शुरुआत से ही हॉलीवुड को ये बताने की कोशिश की कि बॉस कौन है। तब चीन का बाजार छोटा जरूर था, लेकिन अमेरिकी फिल्म निर्माताओं ने यहाँ मौजूद संभावनाओं को बखूबी परख लिया था। अब सीन में कुछ दिग्गजों ने एंट्री ली। डिज्नी के बॉस माइकल आइजनर और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन का भरोसा बहाल करने की योजना बनाई। इसके बाद हॉलीवुड के 3 स्टूडियो के दरवाजे चीन के दर्शकों के लिए फिर खुल गए, लेकिन चीन में स्थितियां बदलने लगी थी। There were articles in the Chinese press at that time. उस वक्त चीन के अखबार हॉलीवुड फिल्मों की समीक्षा कर रहे थे। सेविंग प्राइवेट रायन, टाइटैनिक, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों को चीन में बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन अखबार लिख रहे थे कि हॉलीवुड फिल्मों से दुनिया के लिए उनकी सोच जाहिर होती है। इसके बावजूद चीन में दिखाई जाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। 2001 में चीन में दिखाई जाने वाली हॉलीवुड फिल्मों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। 2012 में ये तादाद 34 पहुंच गई। चीन से हॉलीवुड को होने वाली कमाई भी 10 से बढ़कर 25% हो गई। लेकिन कुछ वक्त बाद ये लगने लगा कि चीन के दर्शकों की अमेरिकी फिल्मों से मोहब्बत घट रही है। To a certain extent, for several reasons. One, that the Chinese are doing their own films. कुछ हद तक ये सही है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो चीन के लोग अपनी फिल्में बना रहे हैं जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, जिनका बड़ा बजट होता है, जिनमें स्टार्स होते हैं। चीन में पहले बड़े फिल्म स्टार्स नहीं थे। हांगकांग के जैकी चैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे स्टार्स थे। अब चीन के पास अपने स्टार हैं। दूसरा, हॉलीवुड फिल्मों में दोहराव भी दिखता है और चीन के दर्शक अब उन्हें देखकर पहले की तरह अचंभित नहीं होते। चीन के दर्शकों की पसंद भले ही बदल रही हो, लेकिन हॉलीवुड के लिए चिंता का मामला चीनी दर्शक नहीं, बल्कि वहां के सेंसर हैं। पार्ट 3, चीन की पसंद अहम। I had one person say to me when I was researching this issue. जब मैं इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहा था, तब मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि आधा मामला चीन की सेंसरशिप से जुड़ा है और आधे की वजह है अमेरिका का पूंजीवाद। I'm James Tager. I'm research director for PEN. मेरा नाम है जेम्स टैगर। मैं पैन अमेरिका का रिसर्च डायरेक्टर हूँ। ये हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट। वो बताते हैं कि चीन के दर्शकों तक पहुंचने के लिए हॉलीवुड किस तरह के समझौते कर रहा है। जेम्स बताते हैं कि 2020 में चीन का बॉक्स ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा हो गया और चीन तक पहुंच हासिल करने से हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की आर्थिक तकदीर बन या फिर बिगड़ सकती है। There are clear financial incentives for these large companies. इन बड़ी कंपनियों के लिए चीन के सेंसर को ध्यान में रखने के आर्थिक फायदे हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि हॉलीवुड स्टूडियो में खुद को सेंसर करने का चलन आम हो गया है। वो ये तय करना चाहते हैं कि उनकी बनाई फिल्म चीन में दिखाई जा सके। जेम्स कहते हैं कि ये पता करना मुश्किल है कि क्या हॉलीवुड चीन के दर्शकों को ध्यान में रखकर कहानियां तैयार करा रहा है या फिर चीनी सेंसर के आधार पर विवाद पैदा कर सकने वाले दृश्यों को बाद में हटाया जा रहा है। लेकिन साल 2014 में इसकी एक छोटी सी झलक सामने आई। सोनी के प्रतिनिधियों के ईमेल हैक कर लिए गए। इसके जरिए पिक्सेल्स नाम की साइंस फिक्शन कॉमेडी को लेकर हुई बातचीत जाहिर हो गई। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ताजमहल और वॉशिंगटन के कुछ स्मारकों पर एलियन हमला कर देते हैं। चीन की दीवार भी इस जद में आ जाती है। सोनी के बॉस सोच रहे थे कि क्या इससे जुड़े दृश्य हटा दिए जाएं और आखिर में उन्हें डिलीट कर ही दिया गया। It was really a rare glimpse for us of how normal it became. हमारे लिए ये शायद ही कभी सामने आने वाली बात थी। इससे हमें जानकारी हुई कि स्टूडियो प्रतिनिधियों के लिए ये कितनी आम बात है। वो आपस में इस पर बहस करते कि चीन के बाजार में दाखिल होने के लिए फिल्म के किस हिस्से में बदलाव करना होगा। बदलाव कुछ अलग किस्म के भी थे। मसलन गे या फिर लेस्बियन किरदारों के संवादों में बदलाव किया गया। जेम्स कहते हैं कि कई लोगों को ये लग सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इसके मायने ये हैं कि दुनिया में फिल्मों में महारत हासिल कर चुका
हॉलीवुड अपनी कहानियों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा सेंटर की अनुमति लेता है। पार्ट 4 पिक्चर अभी बाकी है। For big budget blockbuster films, a successful बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म की चीन में कामयाब रिलीज अमेरिकी बॉक्स ऑफिस कमाई को दोगुना कर सकती है। हमारी चौथी एक्सपर्ट आयन कोकस वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। यहाँ ये याद रखना होगा कि हॉलीवुड में ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे ऐसे लोग हैं जिन पर निवेशकों का दबाव होता है कि वो अलग अलग तरीके से पैसे बनाएं। So in the case of a company like Disney, we see that डिज्नी जैसी कंपनी की बात करें तो पाएंगे कि वो अपनी फिल्म के जरिए चीन के बाजार में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ फिल्म से कमाई का नहीं होता, वो ऐसी बौद्धिक संपदा भी तैयार करना चाहते हैं जिसकी चीन के बाजार में वक़्त हो, जिनका इस्तेमाल सामान बेचने, थीम पार्क तैयार करने, वीडियो गेम्स, कपड़े और खिलौने जैसे दूसरे उत्पाद बेचने में किया जा सके। हालांकि चीन के सेंसर को लेकर कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। बीते साल मार्वल की सुपर हीरो फिल्म शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स रिलीज हुई। इस फिल्म को चीन में रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण ये बताया गया कि फिल्म के प्रमुख कलाकार ने अतीत में चीनी प्रशासन की आलोचना की थी। स्पाइडरमैन की हालिया फिल्म नो वे होम पर रोक के लिए भी ऐसा ही मामूली कारण बताया गया। दिक्कत की वजह यह है कि हॉलीवुड इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि चीन किस बात पर आपत्ति जता सकता है। Right, and so this brings up the nuance of this challenge. ये चुनौती का नया पहलू है। ऐसा नहीं है कि आगे कभी सुपर हीरो फिल्म नहीं बनेगी। इसके मायने हैं कि ये लगातार चलने वाली खींचतान है, जहां स्टूडियो को ये देखना होगा कि उनकी फिल्म को चीन में किस तरह देखा जाएगा। ये मानक कई बार उन लोगों के लिए भी स्पष्ट नहीं होते जो स्टूडियो से बातचीत करते हैं और उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडियो को सोचना होता है कि वो जो बना रहे हैं आगे उसका प्रभाव क्या होगा। 1997 से मिले सबक भी सामने हैं। तब स्टूडियो को वो फिल्में बनाने की सजा दी गई जो चीन में रिलीज तक नहीं होनी थी। Definitely, there are not clear answers, and one thing that I think is important. निश्चित तौर पर इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि एक बात समझना जरूरी है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हॉलीवुड स्टूडियो सोचें कि बड़े बजट की फिल्मों के लिए चीन के बाजार पर निर्भर रहना भरोसेमंद कारोबारी फैसला नहीं है। लेकिन लगता ये है कि तमाम इन बातों के बाद भी वे प्रयास जारी रखे हुए हैं। लौटते हैं उसी सवाल पर कि चीन ने स्पाइडरमैन पर पाबंदी क्यों लगाई। संक्षेप में जवाब है कि इसके जरिए अमेरिका की छवि एक गौरवशाली और शक्तिशाली देश की बनती है जो चीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। दूसरी बात है कि चीन की सरकार देश की विचारधारा को बढ़ाने वाली चीनी फिल्मों के लिए ज्यादा जगह चाहती है। अब सवाल ये भी है कि अगर हॉलीवुड चीन के दर्शकों के पीछे भागता रहा तो फिल्मों की कहानियों पर कितना असर होगा। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जेम्स टैगर कहते हैं, अगर कोई लेखक यातना शिविर की कहानी बताना चाहता है तो उसे शायद ही इसकी अनुमति मिले, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म चीन में दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि अभी भी वो वीगरों को यातना शिविरों में रख रहे हैं। यानी ऐसी फिल्म कभी नहीं बन सकेगी। विवेचना कैसी लगी, इसे लेकर कई श्रोता, माफ़ कीजिएगा, दुनिया जहान का ये कड़ी कैसी लगी, इसे लेकर कई श्रोता फेसबुक पर लिख रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिनको मोहनलाल शर्मा की प्रस्तुति बहुत पसंद आ रही है। शंभू सरन का कहना है कि विषय बहुत रोचक है। हेमंत कुमार लोहार ने कहा है कि उन्हें मुद्दा बहुत अच्छा लगा। कुछ और श्रोता भी हैं जो फेसबुक पर कमेंट दे रहे हैं। मुर्शीद एम चौधरी दुबई से कार्यक्रम सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। मदन लाल लंबोरिया बीबीसी के पुराने श्रोता हैं। उनका कहना है ताइवान को लेकर चीन का रुख आक्रामक रहने वाला है। और रामलाल चौहान नाम के भी एक श्रोता हैं जिनका कहना है कि अमेरिका का प्रभाव अब वैसा नहीं रहा जैसा 20वीं सदी में था।
अब एक खबर आपके लिए और पढ़ दूं। अफगान हाई रिकंसिलिएशन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अप्रत्याशित रूप से काबुल लौट आए हैं। वे शनिवार 11 जून की सुबह काबुल लौटे और ट्विटर पर एक संक्षिप्त संदेश में घोषणा की कि मैं आज सुबह लौट आया हूं। काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान के कुछ प्रतिनिधियों और पूर्व सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसमें सीनेट के पूर्व स्पीकर हादी मुस्लिम यार भी शामिल थे। और रांची में बीते 2 दिन पहले जो हिंसा हुई थी पैगंबर मोहम्मद की पर हुई टिप्पणी को लेकर, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उन दोनों लोगों के परिवारों से बीबीसी संवाददाता ने मुलाकात की है और उनसे बात की है। इस संबंध में आप स्टोरी पढ़ना चाहें, प्लीज़ बीबीसी हिंदी के पन्ने पर आइए, ऑनलाइन पन्ने पर ये खबर आपको वहाँ मिलेगी। और अब सीधे चलते हैं आदेश कुमार गुप्त के पास, ये जानने के लिए कि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच खेला जा रहा है उसमें अभी क्या ताज़ा स्थिति है। जी मानसी जी, अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर भारत की कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 11वां ओवर चल रहा है और भारत ने अपने 3 विकेट 73 रन पर खो दिए हैं। इनमें ऋतुराज गायकवाड़ केवल 1 रन बना सके। ईशान किशन जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 34 रन भी बनाए थे, लेकिन वो नौके का शिकार बने। और फिलहाल अच्छी बात यह है कि श्रेयस अय्यर 26 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऋषभ पंत काफी दबाव में दिखाई दिए और यही वजह थी कि 7 गेंदों पर वो केवल 5 रन बनाकर केशव महाराज का शिकार बने। हार्दिक पांड्या इस समय 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मानसी जी, अगर इस समय दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को 1-2 विकेट और मिल जाता है तो फिर ये कहा जाएगा कि उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। आदेश जी, श्रोताओं को ये बताएं कि ये वाला जो मैच है आज का, ये अहम क्यों है? मानसी जी, ये मुकाबला इसलिए भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 मैचों की सीरीज भले ही हो, लेकिन अगर पहले मुकाबले में टीम 211 रन बनाने के बावजूद 7 विकेट से हार जाए तो एक तो मानसिक दबाव, और दूसरा ये कि अगर आज का मुकाबला भी भारतीय टीम हार जाती है तो फिर इसके लिए सीरीज बचानी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि फिर भारत को सीरीज जीतने के लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि वो कारनामा करना मुश्किल होगा। इसलिए भारत को आज बहुत ही शानदार खेल दिखाना होगा, खासकर उसके गेंदबाजों को। अगर बैट्समैन स्कोर बोर्ड पर कुछ अच्छा स्कोर लगाते हैं तो काफी मेहनत गेंदबाजों को करनी होगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तारीफ करनी होगी। उसने पिछले मुकाबले में जिस दिलेरी से भारत को हराया, 212 रन का स्कोर चेज किया और उसमें डेविड मिलर ने धुआंधार 64 रन बनाए, वांडर डुसेन ने 75 रन बनाए, तो निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों में काफी घबराहट है और उसे दूर करने के लिए भारत को पिछले मैच की तरह 200 रन से बड़ा स्कोर आज जरूर स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहिए। जी शुक्रिया आदेश जी पूरी जानकारी के लिए। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में खबरों के सिलसिले को यहीं लगाम देते हैं। आज स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया और राजेश चौहान ने। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।